प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास दर्शन के अंतर्गत अपन तथ्य और व्याख्या के मध्य संबंध पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में हम 5वीं बार मिल रहे हैं। जब इस अध्याय को प्रारंभ किया था उस समय मैंने ये कहा था कि इतिहास में तथ्य और व्याख्या के बीच के संबंध को जानना हो तो पहले यह जानो कि तथ्य क्या होते हैं, यह जानो कि व्याख्या क्या होती है। और पिछली 4 कड़ियों में हम यही बात करते रहे कि तथ्य क्या होते हैं, तथ्य की परिभाषा क्या है, इतिहास में तथ्यों का इतिहास क्या है, क्या तथ्य स्वयं बोलते हैं, क्या तथ्य स्वयं प्रकाशमान होते हैं या उनसे इतिहासकार बुलवाता है, इतिहासकार उनमें प्रकाश भरता है। ऐतिहासिक तथ्य क्या होते हैं और ऐतिहासिक तथ्यों में भी विशिष्ट तथ्य क्या होते हैं। और ये सब बातें करते हुए मैं बार बार व्याख्या का नाम लेता रहा कि भाई ये व्याख्या पर निर्भर करता है, यह व्याख्या पर निर्भर करता है। अब वह समय आ गया है जब अपन व्याख्या की बात करें। देखिए, मैं थोड़ी देर बाद में आपसे कहूँगा कि व्याख्या की बात तो करें, लेकिन व्याख्या की थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन हमारी जो ज़्यादा बात होगी वो ऐतिहासिक व्याख्या पर होगी। यानी सामान्य व्याख्या से ऐतिहासिक व्याख्या अलग है। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित, यहां इसे यूं समझिए। अब सामान्य व्याख्या क्या होती है, इसको कैसे समझेंगे? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए, पुराना उदाहरण है, अपन इसको व्याख्या के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए 5 मित्र कहीं सड़क पर जा रहे हैं, दोनों तरफ खेत हैं, शाम का समय है, धुंधल का छा रहा है। एक मित्र को यह दिखाई दिया कि सड़क पर एक आकृति चल रही है रेंगती हुई, और उसने कहा कि रुक जाइए, सांप है। सब रुक गए। फिर उन्होंने ये बात की कि भाई यहाँ सांप कैसे आया? खेतों में से आया, इधर से आया होगा, कहीं बिल खुद रखे होंगे, बिल बना रखे होंगे। ठीक है, हो गई बात। फिर ये हुआ कि भाई इस गांव में तो बहुत सारे सांप निकलते होंगे। तो लोगों से पूछा तो कहा हाँ साहब, सांप खूब निकलते हैं और ध्यान ही रखना चाहिए। तो हमें फिर यात्रा है वो सही समय पर ही करनी चाहिए। यह तो पूरी शाम हुई नहीं है, धुंधल का छारा नज़र आ गया, कल को थोड़ा समय और निकल जाता तो हमारा पाँव भी पड़ सकता था, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ऐसी बातें हो गई और वो आगे निकल गए। अब मान लीजिए कि वो धुंधल का थोड़ा ज़्यादा हो गया, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय वो सड़क पर जा रहे हैं और एक जना बोला अरे रुको रुको, सांप पड़ा दिखाई देता है। दूसरे ने कहा हाँ है तो सांप ही। तीसरा बोलेगा सांप नहीं है यार, रस्सी पड़ी है, कोई मोटी रस्सी है, डरो मत चलो। नहीं नहीं, जाना नहीं है, सांप है। अब वो जो 5 व्यक्तियों का दल है वो विभाजित हो गया इस विचार को लेकर कि ये सांप है या रस्सी है। अब मुश्किल हो गई। अब जो सांप बता रहे हैं वो जो चीज पड़ी है सड़क पर उसकी व्याख्या सांप मान के करेंगे, और जो रस्सी बता रहे हैं वो रस्सी मान के करेंगे। अब यह तय है कि कोई एक दल तो आगे जाकर गलत सिद्ध होगा। उन्होंने कुछ गांव वालों से कहा, आते जाते लोगों से, कि साहब देखो ये सांप है या रस्सी है।
थोड़ा अपने मोबाइल की टॉर्चें जलाई, प्रकाश किया, पास जाके देखा, एक लकड़ी से हिला के देखा तो ये लगा कि ये तो रस्सी है, सांप नहीं है। जिन्होंने सांप बताया था वो गलत सिद्ध हो गए और बात यहीं खत्म हो गई, क्योंकि तथ्य प्रमाण सामने है। अब मान लीजिए उन्होंने गांव वालों से नहीं पूछा और ये विचार किया कि चलो पास में चाय की थड़ी है, चाय पी आते हैं, आके देखेंगे बाद में क्या होता है, अब चाय पीते हैं पहले। अब वो चाय पी के लौटते हैं और वहाँ उनको वह चीज़ पड़ी सड़क पर दिखाई नहीं देती है और दल बंटा हुआ है। अब वो ये चर्चा करने बैठे कि वो क्या था। आधे 3 तो वही कहेंगे जो पहले कह रहे थे, 2 वही कहेंगे जो पहले कह रहे थे। सांप वाले सांप की वो सांप था, दूसरा बोलेंगे कि नहीं नहीं रस्सी थी। घटना घट चुकी है और घटी हुई घटनाओं की व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं है। मैं ऐतिहासिक व्याख्या की जब बात करता हूं तो मैं यह बात करता हूं कि अतीत में घटी हुई घटनाओं को तथ्यों के प्रकाश में, तथ्यों के आलोक में किस तरह से देखा जाए कि उनके बारे में कोई युक्ति युक्त निष्कर्ष निकल आए। यह जो उदाहरण दिया है यह सिर्फ यह समझाने के लिए दिया है कि जो घट चुका होता है, जो बीत चुका होता है, उसकी व्याख्या बहुत कठिन होती है। गंगा नदी बह रही है, आपने उसमें से एक लोटा पानी ले लिया और आपने उसका परीक्षण कर लिया और बता दिया कि इसमें ये खनिज तत्व हैं। लेकिन आज के 1000 साल पहले जो गंगा बह रही थी उसमें उन तत्वों का अनुपात क्या था, ये आप नहीं बता सकते। तो यह तो सभी तरह की व्याख्याओं में होता है कि आपके सामने तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप जोड़ेंगे और उसके बाद में एक नतीजा निकाल कर, एक निष्कर्ष निकाल के आप दे देंगे। लेकिन इतिहास की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। आपने हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेकर H2O बना दिया, कह दिया पानी है, पानी का एक अणु है, और कोई कहेगा कि ऐसे नहीं बनता तो वो दोबारा बना के दिखा देंगे आपको प्रयोगशाला में। लेकिन इतिहासकार क्या करेगा? जो लड़ाई मानसिंह और अकबर के बीच में हो गई हल्दी घाटी में, वो लड़ाई दोबारा नहीं हो सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में दोबारा नहीं आ सकती। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी दोबारा नहीं हरा सकता। और यदि रामायण और महाभारत की ऐतिहासिकता माने तो राम और कृष्ण दोबारा नहीं हो सकते। तो जो दोबारा हो नहीं सकते, जिन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों को जोड़कर और कोई निष्कर्ष दिया जाता है, तो यह जरूरी नहीं कि किसी एक ने जो निष्कर्ष दिया है वही निष्कर्ष दूसरा देगा। पानी तो बना दिया जाएगा, वो दूसरा भी बना देगा। तो मैं कह रहा था आपको कि अब इसमें भी क्या होता है, जो अतीत की व्याख्या करेगा ना, वो किसी एक घटना को केंद्र में ले लेगा, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए उसके पीछे की और उसके आगे की घटनाओं को भी तलाशेगा। परिकल्पना का सहारा यदि वैज्ञानिक व्याख्या में है, जो ये कहते हैं विज्ञान पढ़ाने वाले, खासतौर से विज्ञान नहीं, मुझे साइंस कहना चाहिए, विज्ञान और साइंस में बहुत बड़ा अंतर है। फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले कहते हैं कि भाई हम वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। इतिहासकार पर यह तोहमत लग सकती है कि आप क्या वैज्ञानिक व्याख्या करेंगे, आप दोबारा से नहीं घटाकर दिखा सकते घटना को। और हम ये कहते हैं कि हमारी खासियत ये है, हमारे जो
विशिष्टता है वो यही है कि जो घट गया हम उसकी व्याख्या करते हैं और हमारी परिकल्पना के सहारे हम शोध करते हैं और परिणाम देते हैं। हम कारण ढूंढते हैं, फिर उनके परिणाम बताते हैं, उन परिणामों को फिर कारण बनाते हैं, फिर परिणाम लेकर आते हैं। हम एक कारण कार्य की श्रृंखला चलाते हैं और उसके साथ निष्कर्ष भी चलते रहते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि एक सामान्य सा नियम है कारण कार्य का सिद्धांत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वह हम पर जरूर लागू होता है। लेकिन इतिहासकार को मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि उसे अनुभववादी होना पड़ता है, उसे अपनी बुद्धि से यह कल्पना करनी पड़ती है कि इस घटना से संबंधित इन तथ्यों को देखते हुए लगता है कि ऐसा हुआ होगा, और जो लगता है उसकी पुष्टि वो दूसरे तथ्यों के सहारे करता है। तो हमें एक घटना को सिद्ध करने के लिए अन्य घटनाओं के समूह का सहारा लेना पड़ता है, और यह काम आसान नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं। हमें ये देखना पड़ता है कि इस घटना की व्याख्या इस रूप में की गई है, इस घटना की व्याख्या इस रूप में की गई है, इस घटना को इस रूप में देखा गया है। तो मैं जो एक अलग से कोई घटना लेकर बैठा हूं, उसका अध्ययन कर रहा हूं, तो कहीं बाकी जो घटनाएं घटी हैं दुनिया में उनसे मिलती जुलती या उनसे संबंधित घटना ये हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर हो सकती है तो क्या नतीजे भी उससे मिलते जुलते आ सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। एक सामान्य कारण कार्य का नियम लगाते हुए भी हमें इस तरह की बातें सोचनी पड़ती है। इसके अलावा जो दूसरी व्याख्याएं हैं, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, या आप एनाटॉमी, अलग एनाटॉमी ले लीजिए, आप बॉटनी ले लीजिए, एनाटॉमी ने लेके आप पूरे जूलॉजी को ले लीजिए, इनमें भविष्यवाणी हो सकती है। जैसे अभी मैंने पानी का उदाहरण दिया, वो भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आप हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेंगे तो पानी बन जाएगा। लेकिन हम नहीं कह सकते कि हल्दी घाटी में जैसे मानसिंह और प्रताप लड़े थे, हम उनको दोबारा लड़ाकर दिखा देंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। एक और बातें मैं थोड़ी आगे पीछे बता रहा हूं, लेकिन आपको जोड़ने में सुविधा हो जाएगी। इसलिए एक दूसरी बात यह है कि राणा प्रताप के मन में क्या चल रहा था और मान सिंह के मन में क्या चल रहा था, यह हम इतिहास वालों को खोजना पड़ता है दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए। दूसरे विषय की व्याख्याओं में ऐसा नहीं होता है। वहां इंसान का दिल और दिमाग शोधित नहीं करना पड़ता। दोनों ही राजपूत थे, मानसिंह और प्रताप, और जब दोनों एक दूसरे के सामने हैं तो क्या उनमें एक पल के लिए बंधुत्व जागा था? हम सोच सकते हैं क्या कारण था कि मानसिंह से बाद में अकबर नाराज हो गया। क्या इस बात के लिए नाराज हो गया कि
अकबर को यह लगा या उसे ये बताया गया कि ये अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ा क्योंकि सामने राजपूत था। मन की बातों का पता चलता है क्या? क्या हम सब कुछ देख सकते हैं अतीत का? नहीं देख सकते। इसलिए हम इतिहास में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते तो व्याख्या भी नहीं कर सकते? व्याख्या तो हम कर सकते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने यह कहा कि पहले जो घटनाएं घट चुकी होती हैं उन घटनाओं को जोड़कर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन हम यदि कोई सामान्य तथ्य के आधार पर यह बात कह दें तो बात अलग है। जैसे हम ये कहते हैं कि इंसान ने इंसानों पर ही हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया और विनाश हुआ, दोबारा बम गिराओगे तो विनाश होगा। अब यह कोई ऐतिहासिक भविष्यवाणी नहीं है। यह अनुमान तो कोई भी लगा लेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए, जब आप इतिहास की बात करो तब आप ये कहना सीखिए कि हम अतीत को खंगालते हैं और जो आसान नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जो अतीत के संदर्भ हैं, इस बात को आप दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं, जो अतीत के जो संदर्भ हैं उन संदर्भों के आधार पर हम इतिहास की रचना करते हैं, व्याख्या करते हैं तथ्यों की। और यह हमारा एक प्रारंभिक आधार होता है बातों को समझने का। ये देखिए, और होता यह है कि अतीत के विभिन्न संदर्भों को लेकर व्याख्या करने वाले दो इतिहासकार अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और इसी आधार पर यह कहा जाता है कि ऐतिहासिक व्याख्या है वो व्याख्या होती ही नहीं, क्योंकि सभी लोग उसमें एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। लेकिन हम ये कहते हैं कि जहां मानवीय संवेदना काम करती हो, अतीत की जिन घटनाओं से मानव की संवेदना जुड़ी हुई हो, उन घटनाओं की व्याख्या करने वाले इतिहासकार भी तो संवेदनशील हैं। वह भी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचार से, अपनी अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखेंगे और व्याख्याओं के आधार पर निष्कर्ष अलग हो सकते हैं। और यह हमारा गुण है, यह कमजोरी नहीं है। हम यदि कारण कार्य के सिद्धांत का उल्लंघन करते हों जो आम व्याख्या में होता है, तब तो हम पर यह तोहमत जड़ी जा सकती है कि आप ठीक नहीं कर रहे। लेकिन हम कारण कार्य के नियम की पालना करेंगे और उसके बाद में अपनी बात कहेंगे, यह ध्यान रखना चाहिए। तो वो जैसे एक विद्वान हुए हैं मॉर्टन वाइट, उन्होंने वही तो बात लिखी है जो मैं कह रहा था कि भाई एक ऐतिहासिक व्याख्या के अंतर्गत अतीत का संदर्भ इस रूप में होता है कि अन्य प्रकार की व्याख्याओं से भिन्न हो जाता है, जो निष्कर्ष निकलता है वह तरीका अलग हो जाता है। और एक हुए हैं मिलर, उन्होंने तो ऐतिहासिक व्याख्या के साथ आनुवांशिक विज्ञान की बात भी कह दी कि एक आनुवांशिक विज्ञान वह है जो अतीत के प्रकाश में वर्तमान को देखता है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहेंगे, लेकिन इसमें व्याख्या के मामले में एक विद्वान हुए हैं हेम्पेल, उनकी बातों का खंडन भी हुआ है। लेकिन हेम्पेल महोदय ने कुछ बातें कही है कि भाई एक तो हम, जैसे मैंने कहा ना, अतीत के संदर्भ, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा और ज़्यादा वो ठीक तरीके से कह गए बात को कि भाई हमारे सामने कोई तिथि होती है। तिथि का मतलब ये नहीं है कि 3 अगस्त 2020, ये तो मैं कल या परसों बात करूंगा तो 3 अगस्त की बात कर लूँगा। लेकिन 1000 साल पहले, 2000 साल पहले घटना घटती है तो हम निकट पहुंचकर भी ये उसको एक तिथि के रूप में ही प्रकट करते हैं घटना के। तो एक तो यह जरूरी है। दूसरा यह है कि हमारा भी कोई न कोई विषय होता है। हम यदि इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई की बात करेंगे, हम ये पानीपत के
पहले युद्ध की बात करेंगे तो हम सिर्फ युद्ध में हार या जीत की बात करके और अपनी कॉपी बंद नहीं कर देंगे। हम हार और जीत के कारणों की बात भी करेंगे, और जब कारणों की बात करेंगे तो उसमें और बातों के साथ साथ सेना का विषय भी आएगा कि बाबर आया तो उसकी फौज का गठन कैसा था, और भारत में जो सामान्यतया जो फौजें होती थी उनका स्वरूप कैसा था। बाबर और सांगा की खानवा की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई की भी यही बात करेंगे, हम ये बातें करेंगे। हम तो ये बात भी कर लेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, लेकिन दूसरे तथ्यों से उसकी पुष्टि नहीं होती। इतनी सारी बातें हमारे पास कहने को होती हैं, लेकिन फिर भी हम कारण कार्य संबंध से अलग नहीं होते, है ना। एक तारीख का दूसरी तारीख से संबंध स्थापित करते हैं, जोड़ते हैं, उसके बाद में अपनी कोई बात कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखिए, हमारे सामने यह एक अलग तरह की बात होती है इतिहास वालों के सामने कि जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं वो तथ्य अलग हो जाते हैं और उनकी व्याख्या अलग हो जाती है। यानी तथ्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और व्याख्या भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व ले लेती है। हर एक व्याख्या का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी तथ्य और व्याख्या एक दूसरे से जुड़े होने के बाद भी और अपनी स्वतंत्र हैसियत रखते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और एक विद्वान हुए गैली। गैली ने लिखा है एक जगह पर कि भाई इतिहास का संबंध है वो विशेष तथ्यों से होता है। यह नहीं है कि ऐसा होने से ऐसा होता है, इतनी सी बात कहकर हम अलग नहीं हो सकते। कुत्ते के काटने से एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। जिस आदमी को पानी से डर लगता है उसको दूसरी बार भी पानी से डर लगेगा, ठीक है। लेकिन हम तो यहां तक जाएंगे कि पानी से डर लगता है तो क्यों लगता है। आज वह व्यक्ति पानी से डरकर भागा, लेकिन आज के 5 साल पहले हो सकता है कि उसको वो बीमारी न हो, वो तैरने का आनंद लेता हो पानी में। तो अब ये कठिन काम है। तो ऐतिहासिक व्याख्या अपेक्षाकृत कठिन है, बस यह ध्यान रखने की बात है। उसमें तार्किकता स्थापित करना आसान नहीं है, लेकिन यह हम इतिहास के लोग करते हैं। और अब इतनी बात करने के बाद में एक बात और भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो अध्ययन के विषय हैं जिन्हें हम बांट कर पढ़ते हैं कि ये साइंस है, ये आर्ट्स में आता है, ये कॉमर्स में आता है, ये इंजीनियरिंग में आता है, ये मेडिकल साइंस में आता है, ये अध्ययन की सुविधा के लिए है। बहुत बार मैं कहता हूँ, बाकी तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। यदि हमें कहीं कोई चीज मिल जाती है और उस चीज की हम तिथि निकालना चाहते हैं, हम कार्बन डेटिंग पद्धति से जानना चाहेंगे, तो हमें जाना पड़ेगा ना, जो प्रत्यक्ष जो विज्ञान मानते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। हम यदि मान लीजिए कि अकबर के दरबार के किसी चित्रकार का चित्र हमें मिलता है और उसने फूल पत्तियां पौधे बना रखे हैं, अब हम तो इतिहास के आदमी हैं, हमें नहीं पता कि ये कौन सा पौधा है या कौन सा पेड़ है या ये किस पेड़ के या पौधे के फूल हैं, पत्तियां हैं, तो हम क्या वनस्पति विज्ञान वाले के पास नहीं जाएंगे? अपनी व्याख्या को ऐतिहासिक व्याख्या बनाने के लिए हमें दूसरे विषयों के पास भी जाना होता है। इतिहास यदि विज्ञान है तो दूसरे विज्ञानों के पास भी जाना पड़ेगा। दूसरे विज्ञान यदि कला है तो, और इतिहास भी कला है, तो हमें दूसरी कलाओं का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हेम्पेल ने अपनी बात
कही है उनकी, उनका एक लेख है कि द फंक्शंस ऑफ जनरल लॉज इन हिस्ट्री। तो उन्होंने इतिहास में सामान्य नियम ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन इतिहास में ऐसा संभव नहीं है। आलोचना भी हुई है हेम्पल महोदय की बात में। तो आप ऐसे समझिए इन चीज़ों को कि समान नियमों के आधार पर, हेम्पल कहते होंगे, लेकिन समान नियम हम इतिहास की व्याख्या में बना नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब वो कहते हैं कि साहब हेम्पल के सिंगुलर स्टेटमेंट्स के आधार पर हम व्याख्या कर देते हैं, एकल वक्तव्यों के आधार पर कह भले ही दे। दूसरे जो अनुशासन है उनसे अलग करने के लिए हम ये कहते हैं कि हम एकल वक्तव्यों के आधार पर अपनी बात कह देते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो एक विद्वान हुए थे विलियम ड्रे, उन्होंने हेम्पल की आलोचना की है। उन्होंने कहा भाई इतिहासकार जो घटनाएं घट चुकी होती है, क्या हुआ यह तो बता देता है, लेकिन क्यों हुआ ये बताना उसके लिए बहुत कठिन है। और यदि आसानी होता तो फिर सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते, अलग अलग तथ्यों का अध्ययन करके भी और एक जैसे तथ्यों का अध्ययन करके भी। अब किस घटना के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी थी, यह घटना घट जाने के बाद में हम कैसे बता सकते हैं। अब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के चले जाने के बाद, लेकिन इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि हम तो अंग्रेजों के आने के पहले भी अधीन थे, बहुत बड़े कालखंड में लड़े हैं हम, और हम अंग्रेजों से आजादी की मुक्ति की बात कर रहे हैं। अपनी अपनी दृष्टि है। अब किसका ज्यादा योगदान रहा? क्या हम गांधी की अहिंसा के बूते ही आजाद हो गए, या उन क्रांतिकारियों का भी योगदान है इसमें जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, या क्या खाली क्रांतिकारियों की बंदूकों से यह देश आजाद हो सकता था? यदि गांधी जैसा नेतृत्व नहीं मिलता जिसने जन जन को जगाया, नहीं कह सकते, लेकिन इतिहासकार को यह करना होता है। अब भविष्यवाणी की बात है, तो क्या स्वतंत्रता का संघर्ष जो अपन ये मान लें कि यदि हम अंग्रेजों के ही गुलाम थे, उनके अधीन थे, और 1857 से इसको यदि आप जोड़ लें, 1 नवंबर 1858 की तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है, आप देखना, जोड़ लें, और 1857 की क्रांति हो गई। उस क्रांति को देखते हुए, और क्या 1857 के 50 साल बाद भी हम कह सकते थे? 1857 में 50 जोड़ दिए, 1907 हो गए। मेरा गणित बहुत कमजोर है भाई। अब 19 जिसमें सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है, क्या आप कह सकते थे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा? लेकिन खगोल विज्ञान में यह कह दिया जाता है कि इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, इतनी तारीख को चंद्र ग्रहण होगा। कठिन किसका काम है? इतिहास की व्याख्या, ऐतिहासिक व्याख्या कठिन काम है, भविष्यवाणी नहीं हो सकती इसमें। दूसरी बात यह कि जो इतिहासकार होता है उसके अपने मूल्य भी होते हैं, नैतिक मूल्य भी होते हैं उसके। वैसे तो मूल्य मैं आगे बात करूंगा, हर युग के अपने अलग अलग प्रतिमान है नीति शास्त्र के मामले में। जैसे एक जमाना था जब बाल विवाह या सती प्रथा या विधवाओं का विवाह नहीं करना, इन सब के पक्ष में तर्क हुआ करते थे समाज में। वर्ण व्यवस्था के पक्ष में तर्क हुआ करते थे, जाति व्यवस्था के पक्ष में तर्क हुआ करते थे, और कोई सोच नहीं सकता था कि जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा।
लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमें वो सब बुराइयां लगती हैं कि नहीं लगती हैं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मूल्य अपना स्वरूप बदलते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। अब आज की तिथि में हम पीछे की व्याख्या करेंगे, जो उस समय जो घटनाएं घटी थी उनके परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मूल्य अलग थे, राजनीतिक मूल्य अलग थे, और आज मूल्य अलग है। आज के मूल्यों के अनुसार व्याख्या करेंगे। कॉलिंगवुड को याद कीजिए। तो अब जैसे किसी ने भविष्यवाणी कर दी सितारों की कि यह जो स्टार है वो इतने दिनों बाद यहाँ रहेगा, इतने दिनों बाद यहाँ रहेगा, और इस हिसाब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। वो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की व्याख्या भी कर देंगे, सितारों की स्थिति की व्याख्या भी कर देंगे। अपना एक विज्ञान है और बहुत अच्छा विज्ञान है। लेकिन क्या तारों में, सितारों में, या जिनको ग्रह नक्षत्र कह दो, वो हंस सकते हैं, वो रो सकते हैं, उनमें संवेदना हो सकती है। हम तो ये बात भी करेंगे कि यदि किसी को जबरदस्ती सती किया जाता था तो उसके हृदय पे क्या बीतती होगी, और वो समाज कितना हृदयहीन होगा जो ऐसा होने देता था। लेकिन सीधी सीधी विज्ञान की बातों में तो ये नहीं होगा, ये बातें नहीं होंगी। कहा है ना विद्वान ने, एक विद्वान हुए हैं ए नेविन्स, मैं नाम दोबारा देख लेता हूँ। उन्होंने एक बात कही है कि भौतिक विज्ञानों से भिन्न इतिहास बहुत कुछ व्यक्तिगत है, क्योंकि सितारे और अणु कोई प्रेम या घृणा नहीं करते। तो आप समझ जाइए कि इतिहासकार को संवेदना को साथ लेकर चलना होता है, ये आपको समझना चाहिए। जैसे एक विद्वान हुए हैं रिले महोदय ने एक उदाहरण दिया है। उनका उदाहरण ये है कि खिड़की पर भीड़ ने पत्थर फेंके और खिड़की टूट गई। किसी ने कहा साहब खिड़की को तो टूटना ही था, क्योंकि जब पत्थर फेंके जाते हैं तो खिड़कियां टूट जाती हैं। लेकिन कोई ये कह दे साहब मेरी खिड़की पत्थर फेंकने के कारण नहीं टूटती, मेरी खिड़की तो कमजोर थी बहुत, इसलिए टूट गई। अब यहां बात अलग हो गई ना। उसका अपना कारण कार्य सिद्धांत है कि भाई मैं कारण ये बता रहा हूं कि मेरी खिड़की कमजोर थी इसलिए टूट गई, और सामान्य नियम ये बना रखा है कि जब पत्थर फेंके जाते हैं तो खिड़कियां टूट जाती हैं। तो इसलिए हमें जो इतिहास पढ़ाने वाले लोग हैं उन लोगों को यह देखना पड़ता है कि घटनाओं के पीछे, घटनाओं की पृष्ठभूमि में क्या था, और उसमें मानवीय संवेदनाएं भी शामिल थी। तिथि भी जरूरी है हमारे लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ऐतिहासिक व्याख्या के संबंध में जाननी चाहिए। और ये जो व्याख्या है इसे आप यूं समझ लीजिए कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं बताना बहुत मुश्किल है। हम समझ सकते हैं खाली, फिर भी बतानी चाहिए। एक विद्वान हुए हैं चार्ल्स फ्रैंकल, उन्होंने कुछ बताई है व्याख्याएं, बातें, विशेषताएं कि भी ऐतिहासिक व्याख्या होगी वो खाली आपको एक आउटलाइन देगी, वो रूपरेखा देगी, कोई शुद्ध निष्कर्ष आपको नहीं दे देगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अनुमान लगा सकते हैं और भविष्यवाणी नहीं हो सकती इसमें, है ना। और अलग अलग लोग अलग अलग निष्कर्ष दे सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विरोधी उदाहरण जरूर मिलेंगे, और हम अक्सर देखा करते हैं इतिहास के सेमिनारों में, सम्मेलनों में कि विवाद हो जाता है। एक इतिहासकार अपने तथ्य लेके खड़ा है, दूसरा इतिहासकार अपने तथ्य लेके खड़ा है, दोनों ही सही लगते हैं। अब सही घटना कैसी घटी है वो तो दोनों कहते हैं, यदि विरोधी बातें कहते हैं तो एक तरीके से तो घट नहीं सकती ना, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मूल्य बदल जाते हैं। अब धर्म है,
तो आज धर्म को दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। और जब आप महाभारत काल और रामायण काल में धर्म की बात करेंगे तो वहाँ परिप्रेक्ष्य दूसरा होगा। हम बातों को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, उनका संदर्भ लेके। और आज धर्म की अपनी एक अलग परिभाषा है। वो जो दार्शनिक पक्ष है धर्म का, उस पर आजकल चर्चा कम होती है। तो ये हमको देखना चाहिए कि फिर इतिहास में हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि ऐसी बातें करें कि ऐसे होता तो ऐसे होता, लेकिन जब व्याख्याओं की बात आएगी तो बात करनी पड़ती है कि यदि पृथ्वीराज चौहान 1192 में भी जीत जाता तो हिंदुस्तान का इतिहास और होता। यदि राणा सांगा के सामने बाबर हार जाता खानवा में, वो तो उसने जिहाद की घोषणा करके और शराब के बर्तन पलटवा के और युद्ध का नक्शा बदल दिया बाबर ने। ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अब क्या होता तो क्या होता, ये एक बड़ा जटिल मामला है और इतिहास के विद्यार्थियों को इससे बचना चाहिए। तो ये आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जब तथ्यों की व्याख्या अपन करते हैं तो हम उनको गणितीय दृष्टि से नहीं कर सकते, हमें उनको मानवीय दृष्टि से करना होता है। और यही ऐतिहासिक व्याख्या की शक्ति है। यह ऐतिहासिक व्याख्या का गुण है कि समान तथ्यों के आधार पर हम अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंच जाते हैं, सत्य की खोज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कभी वो दिन जरूर आता है जब पूर्णतया सत्य सामने आ जाता है और फिर वो तथ्य सामान्यीकृत हो जाता है। तो ऐतिहासिक व्याख्या भी अपने आप में एक वैज्ञानिक व्याख्या है, यह मैं कहना चाहता हूँ। और अब जब अपन बात करेंगे, जब अगली बार मिलेंगे छठी बार, तो तथ्य और व्याख्या के बीच के संबंध की बात करेंगे। बहुत सारी बातें तो आ गई हैं पहले ही, जब मैं आपको समझा रहा था कि तथ्य क्या होते हैं, व्याख्या क्या होती है। और अब आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए। तो आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए अब मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपने विद्यार्थियों का आभार तो कैसे प्रकट करें, लेकिन फिर भी इतनी देर तक आप मेरे साथ रहे और आपने मेरी बात सुनी, तो इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। बस